जनन के दौरान विविधता का संचयन। माता पिता तथा उनकी संतति में उत्पन्न होने वाले अंतर तथा भाई बहनों के बीच अंतर को विविधता कहते हैं। केवल वे विविधताएं वंशागत होती हैं जो जीवधारियों की जनन कोशिकाओं में दिखाई देती हैं। ये विविधता जाति का निर्माण करने वाले गुण सूत्र में जीन के संयोग से अथवा उत्प्रेरण के कारण पैदा होती है। माता पिता यानी जनक द्वारा प्राप्त वंशागत लक्षणों के कारण शारीरिक संरचना में समानता होती है तथा अंतर बहुत कम होते हैं, किंतु यौन क्रिया द्वारा जनन करने वाले जीवों के आगे आने वाली पीढ़ियों में विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक ही माता पिता की दो संतानें समान नहीं होती, इससे संतति में अंतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी के बाद विविधताओं के संचयन के कारण भिन्नता उत्पन्न होती है। विकास के लिए विविधता कच्चे पदार्थ के समान है, आनुवंशिकी का आधार है, जीवों के नए प्रकार बनाता है, जीवों को बदले वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करता है तथा प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट पहचान देता है। विविधता, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विविधता सजीवों में सामान्य अभिलक्षणों से अलग विकसित संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन होती है। विविधताओं का उद्गम तथा संचयन आवश्यक होता है क्योंकि ये विकास के लिए कच्चा पदार्थ प्रदान करती हैं। विविधताओं के प्रकार। विविधता आनुवंशिक या गैर आनुवंशिक हो सकती है। आनुवंशिक विविधता विकास में प्रतिभागिता करती है, जबकि गैर आनुवंशिक विविधता विकास में प्रतिभागिता नहीं करती है। कोशिकाओं की प्रवृत्ति के आधार पर जहां ये विविधता उत्पन्न होती है, दो प्रकार की विविधताएं होती हैं: सोमेटोजेनिक विविधता या उपार्जित लक्षण, भ्रूणीय या ब्लेस्टोजेनिक विविधता। सोमेटोजेनिक विविधता वे विविधताएं होती हैं जो किसी जीव की आयु के दौरान किसी भी समय जीव की दैहिक कोशिकाओं तक ही सीमित होती हैं तथा ये विविधता जीव के साथ ही मृत हो जाती है एवं ये गैर आनुवंशिक होती हैं। ऐसी विविधताएं जीवों के जीन में पाई जाती हैं। ये या तो पहले से ही उनके पूर्वजों में उपस्थित होती हैं या समय के साथ उत्पन्न हो सकती हैं। ये विविधताएं आनुवंशिक होती हैं तथा विकास के लिए कच्चे पदार्थ का निर्माण करती हैं। विविधता के स्रोत। विविधता निम्न कारणों से होती है: उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विचलन। उत्परिवर्तन एकाएक, वृहद तथा आनुवंशिक पदार्थ में होने वाला परिवर्तन है। ये परिवर्तन कुछ प्राकृतिक कारकों या मानवीय गतिविधियों द्वारा हो सकते हैं। आनुवंशिक विचलन अवसरगत अस्थिरताओं द्वारा जीन आवृत्ति में होने वाला यादृच्छिक परिवर्तन है। यह समष्टि के आकार के विपरीत अनुपात में होता है एवं इस प्रकार यह छोटी समष्टि में अधिक ग्राह्य है, जिनमें अंतःजनन की अधिक संभावना होती है तथा यह हानिकारक जीनों की होमोजाइगोसिटी की आवृत्ति में वृद्धि करती है। यह बिना किसी अनुकूलन के विविधता प्रदान करती है। वंशागत लक्षण, जो विशेषक व्यापक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा माता पिता द्वारा विरासत में प्राप्त होते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। गतिविधि। मनुष्य के कान दो प्रकार के होते हैं: मुक्त कर्णपाली वाले कान, जुड़े कर्णपाली वाले कान। हम दूसरे सभी के कानों का निरीक्षण करके वंशागति की प्रक्रिया को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कुछ मित्रों की कर्णपालियां मुक्त हैं, जबकि कुछ एक की कर्णपालियां जुड़ी हुई हैं। उपार्जित तथा
वंशानुगत लक्षण। आनुवंशिक अभिलक्षण वे होते हैं जो जनन कोशिकाओं में डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन अभिलक्षणों में किसी भी परिवर्तन का परिणाम विविधता होती है। उपार्जित अभिलक्षण वे होते हैं जो किसी जीव द्वारा उसके जीवन में उपार्जित किए जाते हैं तथा ये डीएनए में कोई भी परिवर्तन नहीं लाते हैं तथा इस प्रकार अगली पीढ़ी में किसी भी प्रकार से स्थानांतरित नहीं होते हैं। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से समझाया गया है। इस सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु हैं। प्रत्येक जीव में जीवित रहने तथा जनन करने की क्षमता है। जनन के दौरान जीव प्रजातियों के साथ विविध अभिलक्षणों में विविधता प्रदर्शित करते हैं। लाभप्रद अभिलक्षणों के साथ जीवों में अधिक जनन करने की क्षमता होती है। वे अभिलक्षण जो जीवों के जीवित रहने में सहायता करते हैं वे उनकी संतानों द्वारा आनुवंशिक रूप से अपनाए जाते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी ये धीरे धीरे बढ़ती हैं या ये प्राकृतिक रूप से चयनित हो जाती हैं। स्टेनले एल मिलर तथा हैरोल्ड सी उरे ने सन 1953 में अपने अनुरूपण प्रयोग में लघुकारक स्थितियों के अंतर्गत अति साधारण यौगिकों से साधारण यौगिकों के गठन को प्रयोग से सिद्ध किया था। जीवाश्म। अतीत में रहने वाले मृत पशुओं या पौधों के अवशेषों को जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। एमोनाइट यानी अक्षय रुख, नाइटिया यानी मछली तथा राजासुर यानी डायनासोर जीवाश्मों के कुछ उदाहरण हैं। यदि हम मिट्टी को खोदते हैं तथा जीवाश्म को खोजना आरंभ करते हैं तो हम पाते हैं कि सतह के निकट उन जीवाश्मों की तुलना में नए जीवाश्म मिलते हैं जो हमें गहरी सतह में जाकर प्राप्त होते हैं। चलिए हम अब 100 मिलियन पूर्व से आरंभ करते हैं। कुछ अकशेरुक सागर तट पर मारे गए तथा रेत में दफन हो गए और रेत एकत्र होती गई तथा दाब के चलते रेतीले पत्थर बनते गए। लाखों वर्ष उपरांत एक क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर गए तथा उनके शरीर मिट्टी में दब गए। यह मिट्टी चट्टानों में परिवर्तित हो गई। चट्टानों में पहले से ही अकशेरुकियों के जीवाश्म थे। इसके और कई लाखों वर्ष उपरांत अश्व जैसे जीवों के शरीर उस क्षेत्र में चट्टानों में दबकर पहले से बनी इन चट्टानों पर जीवाश्म बन गए। कई वर्ष उपरांत क्षरण अथवा जल प्रवाह के द्वारा कुछ चट्टानें हटीं तथा अश्वनुमा जीवाश्मों का पता चला। विकास तथा वर्गीकरण। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन्हें समूहीकृत करने की अनुमति प्रदान करती हैं। जितने अधिक अभिलक्षण उनमें आम होंगे उतने ही अधिक वे संबंधित होंगे। जितने निकटतम वे संबंधित होंगे उतना ही नजदीक उनमें आम पूर्वज होंगे। इसे एक भाई एवं बहन के उदाहरण से अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वे निकटतम संबंधित होते हैं क्योंकि उनके पूर्वज समान होते हैं। इस प्रकार हम प्रजातियों के छोटे समूहों का निर्माण हालिया समान पूर्वजों के साथ कर सकते हैं। फिर इन समूहों के उपसमूहों में अधिक समान पूर्वज होंगे। विकासात्मक संबंधों का अनुरेखण। विविध जैविक अध्ययन हमें बतलाते हैं कि अपने उद्भव के बाद से ही जीव अपने नए रूपों में विकसित होने के लिए अपनी संरचनाओं में विविध परिवर्तनों से होकर गुजर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों में कुछ समान प्रकार की विशिष्टताएं विकास के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि उन्हें एक समान पूर्वज से विकसित हुआ माना जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जो जैव विकास के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं वे हैं समजात अंग, समरूप अंग। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना समान होती है
लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। उदाहरण, एक मेढक, पक्षी तथा पुरुष का अग्रबाहु ये हड्डी की एक ही मूल संकल्पना पर निर्मित होते हैं, किंतु इनके कार्य भिन्न होते हैं, यथा कूदना, उड़ना तथा पकड़ना। समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना तो भिन्न होती है, किंतु उनके कार्य समान होते हैं। उदाहरण, कीटों तथा पक्षियों के पंखों की संरचना भिन्न होती है, किंतु वे उड़ने का ही कार्य करते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जिससे होकर वर्तमान जीव तथा पौधे जीवन के उद्गम के समय से विकसित हुए हैं। विकास चरण एक परिवर्तन जो आरंभ में किसी गुण के लिए लाभकारी होता है, बाद में भिन्न कार्यों के लिए भी उपयोगी हो जाता है। उदाहरण, पंख आरंभ में ठंडे मौसम में रोधन प्रदान करने के लिए उपयोगी थे, किंतु कालांतर में वे उड़ान भरने के लिए उपयोगी हो गए। कुछ डायनासोर में पंख पाए जाते थे, हालांकि उन्होंने उड़ने के लिए कभी भी पंखों का प्रयोग नहीं किया। विकास तथा प्रगति में अंतर विकास में पुरानी प्रजातियां नई प्रजातियों के निर्माण के दौरान विलुप्त नहीं होती हैं तथा अधिकतर पुरानी तथा सामान्य प्रजातियां अभी भी जीवित हैं। विकसित प्रजातियां कभी भी पैतृक प्रजातियों से भिन्न नहीं होती हैं। विकास प्राकृतिक तथा आनुवंशिक विचलन पर आधारित होता है जो एक साथ मिलकर एक ऐसी समष्टि का निर्माण करते हैं जो अपनी पैतृक प्रजाति से वियुक्त होती है। मानव विकास जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि मानव तथा बंदर बहुत ही निकटतम संबंधी प्रजातियां हैं। बहुत समय पूर्व इनके पूर्वज समान हुआ करते थे। यहां तक कि मानवों में भी पूरे विश्व में प्रारूपों में तथा विशिष्टताओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। काफी समय तक हम इन मानव प्रारूपों को मानव जातियों के रूप में मानते रहे। टाइम डेटिंग के आधार पर जीवाश्मों के अध्ययन तथा डीएनए अनुक्रम को संलग्न कर आणविक जाति वृत्त के आधार पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी मानव जाति एक ही होमो सेपियंस से संबंधित हैं। होमो सेपियंस के आरंभ के सदस्य अफ्रीका से आए प्रतीत होते हैं। हमारे कुछ पूर्वज अफ्रीका में ही बने रहे तथा कुछ पूरे द्वीप में फैल गए। कुछ ने अफ्रीका छोड़ दिया तथा समय के साथ पूरे ग्रह पर फैल गए। अन्य प्रजातियों के समान पूर्वजों के इन समूहों ने भी अपना जीवन अभिभावी परिवेश में व्यतीत किया तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में विशेष विशिष्टताओं के साथ विभिन्न रंग के होने के लिए आनुवंशिक विविधता विकसित कर ली। गतिविधि इस बात की पुष्टि करने के लिए कि पीढ़ी में बड़ा टी छोटा टी तथा छोटा टी लक्षण युग्म वास्तव में 1/2/1 के अनुपात में थे, हम F2 पीढ़ी को स्वयं क्रॉस कराकर F3 पीढ़ी उत्पन्न करेंगे। F3 पीढ़ी में हम देखते हैं कि शुद्ध लंबे बड़ा टी से केवल लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। शुद्ध बौने छोटा टी से केवल बौने पौधे उत्पन्न होते हैं, जबकि संकर लंबे बड़ा टी से उत्पन्न संतति 3/1 के अनुपात में होती है, 3 लंबे तथा 1 बौना। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लंबाई बौनेपन पर प्रभावी है। लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। लक्षणों की वंशागति के नियम इसलिए आए क्योंकि माता पिता दोनों समान रूप से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का योगदान बच्चे के लिए करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लक्षण माता तथा पिता दोनों के लक्षणों से प्रभावित हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए ग्रेगोर जॉन मेंडल ने
1856 में 7 दृश्य विपरीत लक्षणों वाली मटर पर प्रयोग किए। तने की ऊंचाई, लंबे या बौने पौधे, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार बीज, बीज का रंग हरे या पीले बीज, पुष्प का रंग सफेद या बैंगनी फूल, फली का आकार पूर्ण या सिकुड़ा, फली का रंग हरा या पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय या सिरा। एक लंबे तथा एक बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया गया। इस प्रकार का क्रॉस, जिसमें केवल एक ही लक्षण ज्ञात हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, कोई भी बीज के लक्षण का नहीं था। दूसरी पीढ़ी में दोनों ही लक्षण संतति में 3/1 के अनुपात में परिलक्षित थे। इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने 2 नियम प्रतिपादित किए: प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम। मेंडल ने कहा कि 2 विपरीत लक्षणों में से संतति में केवल एक ही लक्षण F1 पीढ़ी में परिलक्षित होता है। वे लक्षण जो कि प्रथम पीढ़ी में परिलक्षित हैं, अर्थात लंबाई, यह प्रभावी लक्षण है, जबकि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में परिलक्षित नहीं है, अर्थात बौनापन, तो ये अप्रभावी लक्षण है। विसंयोजन का नियम। मेंडल ने कहा कि किसी भी अभिलक्षण के अगली पीढ़ी में जाने से पहले सबसे पहले जीन्स को युग्मक में पृथक किया जाता है, जो फिर आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। इसी प्रकार अपने प्रयोग में मेंडल ने बीज के 2 अभिलक्षण चुने: बीज का रंग पीला या हरा, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। इस प्रकार के क्रॉस, जिसमें एक ही समय में 2 अभिलक्षणों पर विचार किया जाता है, द्विसंकर या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधों के बीज गोल तथा पीले रंग के हैं, इसलिए गोल तथा पीला प्रभावी लक्षण हैं, जबकि हरा तथा झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जनक पीढ़ी में अभिलक्षण के स्रोत के परे अगली पीढ़ी में प्रत्येक अभिलक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। प्रत्येक जीन सेट डीएनए के एक अकेले धागे के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र टुकड़ों के रूप में होता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, एक नर जनक तथा दूसरी मादा जनक के लिए। जाति के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गैमीट हर एक जोड़े के लिए एक गुणसूत्र लेता है जब 2 युग्मक संयोग करते हैं। लक्षण कैसे परिलक्षित होते हैं? प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र होता है जो डीएनए के लंबे धागों से मिलकर बना होता है। डीएनए में एक कोड होता है जो कोशिका को निर्देश देता है कि अगली पीढ़ी में कौन सा अभिलक्षण परिलक्षित होगा। डीएनए का वह भाग जिसमें अभिलक्षण का कोड होता है जीन कहलाता है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, पिता से 1 तथा माता से 1। प्रत्येक गैमीट माता पिता से 1 क्रोमोसोम लेता है। 2 गुणसूत्रों के मिलन पर अगली पीढ़ी में जाने वाले अभिलक्षणों की कुल संख्या नियत रहती है, जिससे डीएनए का स्थायित्व सुनिश्चित होता है। जाति उद्भव। जीव उद्भव नई प्रजातियों के बनने की प्रक्रिया है, जब भौगोलिक रूप से एकाकी सदस्यों के मध्य विविधता उत्पन्न हो जाती है, जिनके कारण से जनन वियोजन होता है, जहां कुछ प्रजातियां एक दूसरे के साथ जनन नहीं करती हैं। किसी समष्टि के गूढ़ परिवर्तनों के साथ सदस्यों के एक अन्य समष्टि में पलायन से
नव समष्टि में नए लक्षणों के विस्तार में सहायता प्राप्त होती है। आनुवंशिक विचलन वह होती है जो प्राकृतिक आपदा के कारण एक जनसंख्या से कुछ जीनों को निष्कासित कर देती है या मृत्यु जीन आवृत्ति में परिवर्तन लाती है। विविधता तब भी संकलित हो सकती हैं जब डीएनए प्रतिछवि तंत्र में अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन से भी दो उपसमूहों में भयंकर अंतर उत्पन्न हो सकते हैं। यौन जनन से भी विविधता उत्पन्न होती है। भौगोलिक अवरोधक अथवा भौगोलिक वियोजन यथा नदी या पर्वतों का समष्टि के दो उपसमूहों के मध्य अंतरागमन जीन प्रवाह के स्तर में कमी लाता है। जनन वियोजन दो उपसमूहों के मध्य उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है दो उपसमूह वे लक्षण विकसित कर लेते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ सहचारी नहीं होने देते। लिंग निर्धारण। बहुत से मनुष्य क्रोमोसोम में एक प्रति माता की तथा एक प्रति पिता की होती है तथा इस प्रकार के 22 जोड़े होते हैं, जिनमें से एक जोड़े को सेक्स गुणसूत्र कहते हैं। ये सेक्स गुणसूत्र हमेशा आदर्श जोड़ा नहीं होता है। स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र का आदर्श जोड़ा होता है, लेकिन पुरुषों में एक गलत मेल का जोड़ा होता है, जिसमें सामान्य आकार का एक एक्स क्रोमोसोम तथा दूसरा छोटा होता है, जिसे वाई क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इसलिए स्त्रियां XX हैं तथा पुरुष XY। अंतरंग के दौरान माता हमेशा X गुणसूत्र का योगदान प्रदान करेगी, चाहे बच्चे का लिंग कुछ भी हो, जबकि पिता द्वारा दिए गए गुणसूत्र योगदान से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। जो संतान अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागत करेगी वो बेटी होगी, जबकि जो संतान अपने पिता से Y गुणसूत्र वंशागत करेगी वो पुत्र होगा।